तो दोस्तों कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पेपर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। पूर्णांक इसका 56 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। इस पेपर में से आपको हुबहू काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करें, क्योंकि मैं पेपर के साथ साथ आपको कुछ टॉपिक भी बताने वाला हूँ। और इन टॉपिकों को यदि आप पढ़ के जाते हो तो आपको गारंटी है 50 नंबर आपके बड़े आराम से 56 में से आ जाएंगे। तो आप इन टॉपिकों को जरूर अपनी नोटबुक ले लें या फिर कोई कॉपी ले लें, उसमें जरूर लिखते जाएं और उन टॉपिकों को एक बार जरूर से पढ़ें। मैं आपको इसमें जो टॉपिक बताऊंगा उनको आप जरूर देखें पेपर के साथ साथ। वो टॉपिक आपको हुबहू पेपर में एज इट इज मिलने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, पेपर को मैं स्टार्ट करता हूं। चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। देखो, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। तो पीपीएम में प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में भी मैंने आपके लिए ये पेपर बनाया है, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देखते जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेक्लांसे सेल, जो ड्राई सेल होता है आपका, लेक्लांसे सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? तो कैथोड का कार्य यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ करती है लेक्लांसे सेल में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अर्धायु काल में संबंध आपको बताना है। तो k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0 अभिक्रिया की कोटि। तो अभिकारकों की शून्य सांद्रता के घातांक के समानुपाती है। तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, प्रथम घातांक होती तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। निम्न में से अनुचुंबकीय आयन है। अनुचुंबकीय आयन वो होगा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो, Zn+2 में D10 विन्यास होता है, Ni+2 में D8 विन्यास होता है। अब यदि अब D8 को यहाँ पर अरेंज करोगे तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके बच जाएंगे और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, इसलिए Ni+2 अनुचुंबकीय प्रकृति होगा। Cu+2 में भी, Cu+ में D10 विन्यास है, तो यहाँ पर Ag+ में भी D10 विन्यास होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो हेट्रोलेप्टिक संकुल वो होते हैं जिनमें अलग अलग लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं, यानी दाता परमाणु भिन्न भिन्न होता है। इसमें 6 दाता परमाणु एक जैसे, इसमें 4 आयोडीन एक जैसे, लेकिन यहाँ पर दाता परमाणु अलग अलग है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यदि ये होमोलेप्टिक होता तो सभी दाता परमाणु एक जैसे होते। अगला क्वेश्चन है, लेड की विषाक्तता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईडीटीए का उपयोग इसमें किया जाता है। ये खारे पानी के शुद्धिकरण में भी काम में आपका आ जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड होता है। मनुष्य जो भी भोजन खाता है उसमें जितनी भी कैलोरी वो कंज्यूम कर देता है, उसके बाद जो भी स्टोरेज फूड होता है, जो बचा हुआ खाना होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय कौन है? तो सर्वाधिक क्षारकता की यदि अपन बात करें तो जो एरोमेटिक एमीन होता है उसमें तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आपके रिंग में चले जाते हैं। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में 2 डिग्री एमीन की क्षारकता सबसे ज्यादा होती है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्किल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकृत अवस्था क्या होती है? तो RNH2 में संकरण आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, 4 से आपका sp3 संकरण हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम बदल देता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, क्यूमीन से फिनोल में प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया में उत्पोताद उपोत्पाद कौन सा होगा? यानी कि सब प्रोडक्ट आपका यहाँ पर क्या होगा? तो एसीटोन सब प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, सर्वाधिक CX आबंध की लंबाई। तो कार्बन हेलोजन आबंध की लंबाई सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो फ्लोरीन का आकार छोटा है, क्लोरीन का और बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा। तो यहाँ पर CH3I जो मेथिल आयोडाइड है उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। अगला क्वेश्चन है, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। तो CHCl3 का जब ऑक्सीकरण किया जाता है क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन COCl2 का निर्माण होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आपका दिया हुआ है, CH3 CHBr CH2 CH3। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन यहाँ पर दिया हुआ है। अब जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवा रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवा रहा है तो एल्कोहल का निर्माण होगा, नाविक रागी प्रतिस्थापन। लेकिन ये जलीय की जगह एल्कोहल ही KOH होता तो ये बीटा विलोपन का उदाहरण हो जाता और एल्कीन बनता। अभी जलीय KOH है तो एल्कोहल मुख्य उत्पाद बनेगा और जहां से Br हटेगा वहां पर OH आ जाएगा, तो 2 नंबर पर ऑल आ जाएगा। तो ब्यूटेन 2 ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपके एक एक नंबर के, आधे आधे नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी देखते हैं हम।
ऐसे मिश्रण जिनका द्रव एवं वाष्प दोनों प्रावस्थाओं में संगठन समान होता है उन्हें हम एजियोट्रॉपिक मिश्रण यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण यहाँ पर या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आप कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई मात्रक होता है, यदि आपसे एसआई मात्रक पूछ रहा है तो आप ओम इन मीटर भरोगे, लेकिन यदि सीजीएस में पूछ लेता आपसे मात्रक तो सीजीएस में आपका ओम सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन इन्वर्जन ऑफ कैंसोगर क्या हो जाएगा। तो इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यानी छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यानी छदम प्रथम कोटि आप फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति किससे होती है। तो अनुचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। यदि किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिगेंड जिसके लिए डेल पी नॉट लोअर देन पी होता है यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है। यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम है तो ऐसी स्थिति में युग्मन नहीं हो पाएगा और इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षक संकुल इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आप फिल कर दोगे, वीक फील्ड लिगेंड। अगला क्वेश्चन है फिनॉल जिसे डॉट 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 भी कहते हैं तो कार्बोलिक एसिड इसका सही आंसर आ जाएगा। कार्बोलिक एसिड फिनॉल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है CH3 का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो CH3 का उपयोग पुतिरोधी के रूप में किया जाता है। पुतिरोधी यानी कि हम CH3 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट के नाम से इसको अपन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है SN2 अभिक्रिया में बनता है। तो देखो दोस्तों SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, जबकि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। या ट्रांजिशन स्टेट बनता है SN2 में और वहां मध्यवर्ती बनता है। SN2 अभिक्रिया में प्रतिलोमन होता है यानी कि अभिकारक का विन्यास उत्पाद के विन्यास से विपरीत हो जाता है, लेकिन कब, जब ध्रुवण सक्रिय दे रखा हो। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो डेक्सट्रोस शुगर के नाम से इसको जाना जाता है। डेक्सट्रोस शुगर इसमें आ जाएगा। अब आपके अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है गोताखोरों के द्वारा ले जाए जाने वाले ऑक्सीजन टैंक में क्या होता है। तो ऑक्सीजन टैंक में यहाँ पर 11.7% आपकी हीलियम गैस मिलाई जाती है, 56.2% नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है और 32.1% ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया जाता है। इसके अलावा एनॉक्सिया वाला क्वेश्चन भी आप जरूर पढ़ के जाएं। सोफ क्या होता है। तो एडेमा सोफ जो स्वेलिंग मतलब परासरण की घटना के कारण हमारे यहाँ पर जो हाथों में श्रिंक पड़ जाती है उसे सोफ बोलते हैं अपन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको चित्र बनाना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको चित्र बनाना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अगला क्वेश्चन है क्या कारण है आयरन की कणन एंथैल्पी कॉपर से अधिक होती है। तो देखो दोस्तों कणन एंथैल्पी जो होती है एटोमाइजेशन एंथैल्पी वो डिपेंड करती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में। आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3d6 4s2 यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कॉपर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d10 4s1। तो एस कक्षकों में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यहाँ पर डी कक्षकों में 4 अनपेयर्ड। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कणन एंथैल्पी का मान उतना ही ज्यादा होगा एटोमाइजेशन एंथैल्पी का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या कारण है TiH2O का होल 6Cl3 को गर्म करने पर यह रंगहीन हो जाता है। तो जब इस संकुल को हम गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल भाप बन के उड़ जाएंगे और जब लिगेंड अनुपस्थित हो जाएगा तो संकुल रंगहीन हो जाएगा। लेकिन यदि हम ठंडा करेंगे और इसमें जल मिलाया जाता है तो ये दोबारा से बैंगनी कलर का हो जाता है। सहक्रियाशीलता दोस्तों ये गलत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा एमाइड आपको बताना है जो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में प्रोपेनेमीन देता है। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम जानते हैं एमाइड अभिक्रिया करता है और जब उत्पाद बनता है तो एमीन का निर्माण होता है। तो प्रोपेनेमीन में 3 कार्बन और NH2 समूह है। तो NH2 और कार्बन के बीच में आपको C डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो ये आपका अभिकारक होगा। ये अभिकारक जब Br2 और NaOH या KOH से अभिक्रिया करेगा तो बीच का CO हट जाता है और 3 कार्बन NH2 यानी कि प्रोपेनेमीन बन जाता है। यदि आपसे उत्पाद पूछे तो CO हटा दिया करो और अभिकारक पूछे तो NH2 और कार्बन के बीच में CO लगा दिया करो।
अगला क्वेश्चन दे रखा है उभयविष्ट आयन क्या होता है। उभयविष्ट आयन, जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि COOH और NH2 दोनों समूह उपस्थित होते हैं एमिनो एसिड में, अल्फा एमिनो एसिड में, तो वहां पर उभयविष्ट आयन का निर्माण होता है, क्योंकि NH2 समूह क्षारीय प्रकृति का होता है और COOH समूह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल H+ देता है, क्षार H+ को ग्रहण कर लेता है, उभयविष्ट आयन का निर्माण कर लेता है। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके चालू हो जाते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला दे रखा है आपका प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन का 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब आपका दिया हुआ है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की आपको गणना करवाई जा रही है। बुक का आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 99% आपके हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं दोस्तों आपसे जैसे बता रहा था कि इस चैप्टर में मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उन टॉपिकों के क्वेश्चन आपको करके जाने और इनको जरूर से जरूर आप करके जाएं, जिससे आपके पेपर में लगभग 56 में से 50 नंबर का मैटर आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको MCQ क्वेश्चन जो हैं और साथ के साथ जो अति लघुत्तरात्मक और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, उनके लिए आपको सबसे पहले 10 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में दे रखे हैं, उसमें फर्स्ट पेज और लास्ट का पेज जो है पार्ट का सारांश दिया हुआ होता है, उसको आप जरूर पढ़ के जाएं, उनमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी बात, बिलियन वाले चैप्टर में हम यहाँ पर बात करते हैं, जितनी भी सांद्रता की इकाई दे रखी है उनमें आपके कुछ टॉपिक दिए हुए हैं लास्ट में एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वाला टॉपिक दे रखा है। इसके अलावा जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, कूलेंट होता है, उसके बारे में दे रखा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का विलयन या 35% एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन है। तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर के। मोलरता और मोललता को आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाएं। मोलरता और मोललता इन दोनों में आपसे क्वेश्चन यहां से बन सकता है। हेनरी का नियम आप जरूर देख कर जाएं और उसके अनुप्रयोग खासकर देख के जाएं, जिसमें एनॉक्सिया बीमारी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बैंड्स क्या होता है, या फिर श्वसन टैंक में गैसों का अनुपात कितना लिया जाता है। राउल्ट का नियम आप जरूर देख के जाएं और राउल्ट के नियम में खासकर आदर्श व अनादर्श, आइडियल और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं राउल्ट्स लॉ में, तो उनके एग्जाम्पल आप 100% करके जाएं। एक एग्जाम्पल आपसे आइडियल या नॉन आइडियल यानी आदर्श और अनादर्श विलयन से पूछा जा सकता है। साथ में एजियोट्रोपिक मिक्सचर यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण भी आप देखकर जरूर जाएं। और जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे या डायरेक्ट क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, परासरण, परासरण दाब, इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। परिभाषाओं में आप परासरण यानी ऑस्मोसिस की परिभाषा, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके अलावा प्रतिलोम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस की परिभाषा जरूर देखकर जाएं। अति परासरणी, अल्प परासरणी क्या होता है, इनको देखकर आप जरूर जाएं। एक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे जो वांट हाफ गुणांक है, वांट हाफ गुणांक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, इनका वांट हाफ गुणांक 1 माना जाता है, क्योंकि ये डिसॉल्व होते हैं, सीधे घुलते हैं। और इनके अलावा जैसे NaCl आ जाए तो उसका वांट हाफ गुणांक 2 होगा, KCl आ जाए वांट हाफ गुणांक 2 होगा, मतलब जितने आयन उतना ज्यादा वांट हाफ गुणांक। तो वांट हाफ गुणांक का घटता क्रम, बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड का वांट हाफ गुणांक 1/2 होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर देखकर जाएं सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है एनॉक्सिया क्या होता है, बैंड्स क्या होता है, मैंने अभी आपको इनके बारे में बता दिया है। अगला आपका अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता में आपसे अंतर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको और बता देता हूं और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या है, औसत वेग क्या है, इनकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। और मात्रक तो खासकर इस चैप्टर से 100% आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें आप 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर यानी शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के मात्रक आप जरूर से जरूर देखकर जाएं। अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में अंतर आपको 100% देख के जाने, और ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका जरूर आएगा। 100% आपका एक क्वेश्चन ग्राफ का इस चैप्टर से आने वाला है, चाहे वो शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ हो, चाहे प्रथम कोटि अभिक्रिया के ग्राफ हो, चाहे आपके अर्धायु काल के ग्राफ हो। ग्राफ का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। आर्हेनियस इक्वेशन में भी आपका एक ग्राफ दे रखा है, ln के और 1/t के मध्य ग्राफ, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा ग्राफों में आपके सक्रियण ऊर्जा को दर्शाने वाला ग्राफ, उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शाने वाला ग्राफ, ये 100% आने वाले क्वेश्चनों में से यहां पर होते हैं।
इस चैप्टर में चाहे आप बिलियन वाला चैप्टर हो, चाहे आपका रासायनिक बलगति की चैप्टर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, विद्युत रसायन, आपको सूत्र 100% याद करके जाने सभी के। एक बुक में आप या एक पेज में आप सभी के सूत्र लिख लें, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल आने वाला है वो न्यूमेरिकल आपका फॉर्मूला बेस आएगा, और यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो 100% आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो इसलिए फॉर्मूले आप जरूर देख कर जाएं, और जो किताब में आपके सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं, केवल आप उन सॉल्व एग्जाम्पलों को कर लें, आपका न्यूमेरिकल 100% हो जाएगा। 4 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आते हैं, और ये किताब के सॉल्व एग्जाम्पलों में से ही आपके आ जाएंगे। तो फॉर्मूले आप जरूर देख कर जाएं। इसके अलावा आप उत्प्रेरक के प्रभाव को, संघट्ट सिद्धांत को भी थोड़ा सा देख कर जाएं। संघट्ट सिद्धांत में प्रभावी टक्कर क्या होती है, अप्रभावी टक्कर क्या होती है, यानी कॉलिजन थ्योरी में आपसे इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव कॉलिजन आपसे पूछी जा सकती है। आरएनएस इक्वेशन क्या है वो आपसे पूछी जा सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर दिया हुआ है, निम्न की व्याख्या कीजिए, संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरकीय गुण और मिश्र धातु क्या होती है। तो मैं अब आपको डी ब्लॉक चैप्टर में से बता देता हूं क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डी ब्लॉक चैप्टर में से आप बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपसे डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। एक एक्सेप्शनल केस जो होते हैं अपवादात्मक, क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके अलावा आपके कुछ टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, जैसे आपको यहां पर पूछा जा सकता है कि क्या कारण है। अब आपको केवल कारण बताने और ज्यादा नहीं, एक एक दो दो लाइन के आपके कारण है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, रंगीन गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इनकी कनन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, या फिर ये अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस का निर्माण, स्पीसीज का निर्माण करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, मिस मेटल अलॉय फॉर्मेशन, तो इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो दो लाइन के आपको कारण, रीजन आपको निकालने हैं कि क्यों ये इन गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कॉपर से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप जरूर देख कर जाएं। कॉपर के आपके 4 क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पर ईयर सा आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप मैग्नेट, परमैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, इनकी स्ट्रक्चर जरूर से जरूर बनाकर जाएं। क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके चुंबकीय गुणों की प्रकृति, संरचना और संकरण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में मिस मेटल जो दे रखा है, मिस धातु, उसको आप जरूर देख कर जाएं, या मिस धातु को, अलॉय फॉर्मेशन को आप जरूर देख कर जाएं। मिश्र धातुओं को भी डी ब्लॉक से जरूर देख कर जाएं। एक लेंथेनाइड संकुचन 100% आने वाले क्वेश्चनों में से एक होता है, और एक साथ में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं, 92 यूरेनियम के बाद वाले जो तत्व होते हैं, उन तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो यूरेनियम 92 के बाद जो तत्व आते हैं उन तत्वों को आप किस नाम से जानते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अति भारी तत्व के नाम से, या ट्रांस यूरेनिक तत्व, परा यूरेनिक तत्व के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकोचन में अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर आ जाता है आपका क्वेश्चन, EU+2 एक प्रबल अपचायक है जबकि Tb+4 प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है। बीबीटी के आधार पर NiCl4-2 संकुल आयन की ज्यामिति आपको समझानी है। तो उपसय संयोजक यौगिक चैप्टरों में आप यहां पर देखें, एक तो उपसय संयोजक यौगिकों के जो उपयोग हैं लास्ट पेज में दे रखे हैं, वहां से लगभग 2-3 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां से आपका एक क्वेश्चन तो 100% इस बार भी आएगा। एक नाम से संरचना और संरचना से नाम बनाना, यानी कि संकुल यौगिकों का नामकरण, नाम से सूत्र बनाना और सूत्र से नाम बनाना, IUPAC नाम, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा समावयवता टॉपिक से भी आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो ज्यामिति समावयवता हो, चाहे प्रकाशिक समावयवता हो, एक क्वेश्चन आपका 100% आपका पूछा जाएगा संकुल यौगिक चैप्टर से। आपके बुक में 4 संकरण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों संकरण वाले क्वेश्चन आप जरूर से जरूर करके जाएं, उनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा परिभाषाओं के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि कीलेट लिगेंड क्या होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक लिगेंड क्या है, कीलेट लिगेंड क्या है, हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक संकुल, यानी कि
होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुलों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये परिभाषाएं आप जरूर देख कर जाएं उभयतंतुक लिगेंड वगैरह की। इसके अलावा आपकी जो सीएफटी थ्योरी है, सीएफटी थ्योरी के आधार पर भी आपसे संकरण पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अलावा सीएफटी थ्योरी में आपके जो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय, ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल के जो ग्राफ दे रखे हैं T2G और EG में डिवाइडेशन वाले, वो ग्राफ भी आप देख कर जाएं, उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उपयोग आपको करके ही जाने। एक आपकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो कि आपकी दे रखी है, उनको भी आप अच्छे ढंग से देखे जाएं, बर्नर थ्योरी में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आगे पेपर को मैं बता देता हूं आपको क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्न अभिकर्मकों से की जाती है, HI के साथ, ब्रोमीन जल के साथ, HNO3 के साथ। और दोस्तों ग्लूकोज की जो 5 अभिक्रियाएं उनमें से एक अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, कार्बोनिल की NH2 के साथ अभिक्रिया दे रखी है। फिर इसके अलावा ए प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर इसकी KOH के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो बी प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एल्काइन का जलयोजन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, और ये आपकी अभिक्रिया दे रखी है बेंजीन की CO और HCl के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन, गाडरमान कोच अभिक्रिया आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, समझाइए SN1 अभिक्रिया में विन्यास के धारण तथा प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है। दोस्तों मैंने बुक के जो 2 पार्ट हैं उसमें पार्ट 1 यानी कि सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बलगति की, D&F ब्लॉक और उपसय संयोजक यौगिक के आपके मोस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और बता रहा हूं अभी। बाकी पार्ट 2 जो कल इसका डाला जाएगा उसमें आपको ऑर्गेनिक वाले चैप्टर जो 5 है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। एक दिन में आप इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लें, पार्ट 1 में पहली किताब के, और दूसरी किताब के पार्ट 2 में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। अभी इसमें पेपर में कुछ क्वेश्चन रह गए, उनको भी आप जल्दी जल्दी देखते जाएं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाती है? बेंजीन का निर्माण आपका हो जाएगा। फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ आपसे अभिक्रिया करवाई जा रही है, फिनॉल की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। एक्सप्लेन कीजिए। आपको वोल्फ किन्सनर अपचयन बताना है और स्टीफन अभिक्रिया बतानी है। क्लीमेंसन अपचयन भी आप यहां पर जरूर देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है एनिलीन और बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया देते हैं? क्योंकि इनका कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। अब लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। एरोमेटिक तथा प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ एरोमेटिक की करोगे तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, और एलिफेटिक की करोगे तो एल्कोहल का निर्माण होगा। अनुनादी संरचनाओं का क्वेश्चन परियर आता है आपका, तो अनुनादी संरचना आप जरूर बना के जाएं सभी चैप्टरों से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आइसोसाइनाइड परीक्षण, कार्बेल एमीन अभिक्रिया आपको बतानी है यहाँ पर, और ग्रेविल थैलिमाइड सिंथेसिस, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया भी आप जरूर देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद करने के लिए आपको हिंसवर्ग अभिकर्मक वाली अभिक्रिया बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दे रखा है, log R0/R और T के मध्य में आपको ग्राफ बनाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 30% वियोजन होने पर 40 मिनट का समय लगता है, तो इसके लिए अर्धायु काल आपको ज्ञात करना है। ln(k) और 1/T के मध्य RNS इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं का केवल आपको समीकरण देने हैं। राइमर टीमान अभिक्रिया, विलियमसन सिंथेसिस और हाइड्रोबोरोनस ऑक्सीकरण, ये अभिक्रिया आपको बताने हैं। और इन अभिक्रियाओं में आपको इसका IUPAC नाम बताना है कंपाउंड का। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आपको समीकरण देने हैं। A और B दोनों अभिक्रियाओं को आप यहाँ पर HI के साथ पूर्ण करें। क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया या संगणन अभिक्रिया आपको बतानी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एसिटेल, हेमी एसिटेल और एसिटेल का निर्माण यानी एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया आपको बतानी है। कार्बोक्सिलिक समूह की अनुनादी संरचनाएं आप बनाएं। इन क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब ग्रिग्नार अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की जाती है? डैनियल सेल के लिए ननसर्ट समीकरण आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है। ननसर्ट इक्वेशन आप जरूर देख कर जाएं। और एक यूनिट जितनी भी आपकी दे रखी है, चाहे रेजिस्टिविटी हो,
रेजिस्टेंस हो, मोलर कंडक्टिविटी हो, यानी जितने भी प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, सबकी आपको मात्रक जरूर से जरूर देखकर जाना है। और मात्रकों में विशेष ध्यान रखना, एसआई मात्रक पूछा जा रहा है या सीजीएस में मात्रक पूछा जा रहा है, उनको आप ध्यान से देखें। एसआई मात्रक पूछ रहा है तो बड़ी इकाई लिखें और सीजीएस पूछ रहा है तो छोटी इकाई लिखें। इसके अलावा जो भी विद्युत अपघटनी सेल है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें एनोड और कैथोड पर क्या क्या निक्षेपित होता है उसको आपको बताना है। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनमें आपको डिफरेंस बताने हैं, इनको कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं। चालक, अर्धचालक को आयनिक चालकों की चालकता को मापने के लिए आप में जो जो प्रॉब्लम होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो जो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है, एक केसीएल के सॉल्यूशन वाली और एक प्रत्यावर्ती धारा वाली, इनको आप जरूर देख कर जाएं। इसके अलावा चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का जो प्रभाव होता है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन के इफेक्ट को आप जरूर देख कर जाएं। एक आपके कोलराउस के नियम का क्वेश्चन आपका 100% आने के चांसेस रहते हैं, कोलराउस का नियम, और उसके क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाएं। एनोड और कैथोड पर मोल्टन NaCl लेने पर, गलित NaCl और जलीय NaCl लेने पर एनोड और कैथोड पर जो जो पदार्थ निक्षेपित होते हैं उनको देख के जाएं। फैराडे के नियम आप जरूर देख कर जाएं। लेक्लांसे सेल, ड्राई सेल जो है वो आपका ईंधन सेल, हाइड्रोजन के स्थान पर और कौन कौन सा ईंधन यूज में लिया जा सकता है, संक्षारण की, कोरेजन की परिभाषा और उसकी मैकेनिज्म को आप जरूर देख कर जाएं। तो दोस्तों इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेड संचायक सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया आपसे पूछ सकता है। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के नाम, फैराडे के नियम, मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता में अंतर, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। काफी अच्छा पेपर और काफी डिटेल में पेपर बनाया गया है, बहुत दिमाग लगाकर पेपर को आप पूरा पढ़कर जरूर जाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके। और पार्ट 2 के लिए आप इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो आपकी पार्ट 2 की डाली जाएगी जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। यदि आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए गए उनको आप पूरा पढ़ के जाते हैं तो आप यकीन माने आपके 56 में से 50 नंबर का मैटर एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप चैप्टर के स्टार्टिंग का और पीछे का पेज जरूर पढ़ के जाएं, 2 या 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।